कड़वा सच ये है कि बिहार का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले 30 वर्षों का कहिए या 40 वर्षों से कहिए, ये स्थिति लगातार बनी हुई है कि हमारे लोग मजबूर होके, विवश होके अपना घर छोड़ के किसी अन्य राज्य में जाते हैं। दिक्कत इससे ये है कि दुर्दशा उनका होता है, लेकिन एक बिहारी अस्मिता पे भी चोट पहुंचाई जाती है। यहाँ पे भी पहले इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, लालटेन फैक्ट्री थी, सूत फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल था। नीतीश कुमार के सरकार का ही देखिए, उद्योग विभाग वो अपने पास रखते थे। स्वयं नीतीश कुमार उद्योग विभाग अपने पास रखते थे। वो इच्छा शक्ति दिखाए, वही काम तो शाहनवाज जी कर रहे थे, लेकिन उस काम से भाई नीतीश कुमार को परेशानी था। 15 वर्षों तक शिक्षा विभाग जदयू के पास रहा है। देखिए स्थिति क्या है। बात यह है कि बिहारी पलायन करते रहे हैं, बिहारी दूसरे राज्य में पलायन के कारण अपमानित होते रहे हैं। हर बार बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उद्योग इंडस्ट्री को लेके, लेकिन उसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। माननीय तेजस्वी यादव जी तो हर रैली में कहते थे और जोर जोर से कहते थे कि पहली कैबिनेट में अपनी कलम से कुछ भी साइन करूंगा। तो क्या उसकी गलती ये है कि वो सरकार से अपना हक मांग रहा है, वो रोजगार मांग रहा है? बिहार और यूपी राज्य की बात करें तो पलायन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार में जो आजकल पिछला एक वाकया जो चल रहा है, जो तमिलनाडु में कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसी को लेकर बिहार में अभी राजनीति बहुत गर्म है। और इसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए भी हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा के युवा नेता प्रिंस जी। प्रिंस जी, आपको क्या लगता है अभी जो मैटर चल रहा है इसमें क्या है? देखिए, मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी जैसे पूरे देश के लिए हाईलाइटिंग मुद्दा है। इसमें एक पक्ष का राय कुछ और है और दूसरे पक्ष का राय कुछ और है। इसमें केस दर्ज भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ऐसे मुद्दों से हम लोग जैसे लोग अभी बचते हैं। लेकिन ये एक कड़वा सच ये है कि बिहार का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। वो आज से नहीं, अभी तमिलनाडु का घटना का जिक्र हो रहा है, उससे पहले महाराष्ट्र का घटना का जिक्र हुआ करता था। उससे पहले कहीं ना कहीं बिहार के लोग पलायन करते हैं। यहाँ के हमारा जो औद्योगिक स्ट्रक्चर बिहार का है, ये बहुत ही कमज़ोर है। पिछले 30 वर्षों का कहिए या 40 वर्षों से कहिए, ये स्थिति लगातार बनी हुई है कि हमारे लोग मजबूर होके, विवश होके अपना घर छोड़ के किसी अन्य राज्य में जाते हैं और अपने जीविकापार्जन हेतु वहाँ पे कार्य करते हैं। और हर समय ये दुर्दशा उनकी होती है। और दिक्कत इससे ये है कि दुर्दशा उनका होता है, लेकिन एक बिहारी अस्मिता पे भी चोट पहुँचाई जाती है। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं तमिलनाडु घटना को लेकर कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो दूसरा विषय है कि वो वीडियो स्क्रिप्टेड था या फर्जी था, हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन बिहार के लिए पलायन एक समस्या है और इसी विषय पर हम इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में पलायन इतनी बड़ी समस्या कैसे आ गई? समस्या सरकार का लचर रवैया। जैसे हमारा जो ब्रह्मपुर विधानसभा है, जो हम बक्सर जिला से आते हैं, यहाँ पे भी पहले इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, लालटेन फैक्ट्री थी, सूत फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल था, चीनी मिल हुआ करता था। यहाँ पे धान का मिल हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे सरकार का जो रवैया रहा है, चाहे पिछले 15 वर्ष में नीतीश कुमार जी की सरकार हो या उससे पहले लालू यादव जी की सरकार, दोनों ही सरकार में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्षति पहुंचाया जाता रहा है और अभी भी पहुंचाया जा रहा है। हाँ, एक बात मैं ये कहूँगा कि इस बार की जो सरकार बनी थी भाजपा और जदयू की, उस बीच में हमारे जो कोटे से मंत्री थे शाहनवाज हुसैन जी, उन्होंने इस सेक्टर को उठाने के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया था। हर राज्य में जाते थे, वहाँ के निवेशकों को बिहार के लिए आकर्षित करते थे। परंतु नीतीश कुमार का जो प्रधानमंत्री का मोह था, भाजपा से वो अलग हुए और आज जितना मेहनत शाहनवाज हुसैन जी ने किया था उस पर आज पानी फिरा हुआ है। अच्छा, इसमें जदयू दोषी है? बिल्कुल दोषी है, राजद दोषी है, बिल्कुल दोषी है। क्योंकि पिछले 30 वर्षों का आप इतिहास उठा के देखिए। भाजपा दोषी नहीं है? भाजपा इसलिए दोषी नहीं कहता हूं क्योंकि आप नीतीश कुमार के सरकार का ही देखिए, उद्योग विभाग वो अपने पास रखते थे। स्वयं नीतीश कुमार उद्योग विभाग अपने पास रखते थे। संभवतः 15 वर्षों के बाद उद्योग विभाग किसी अन्य मंत्री के जिम्मे गया है। पलायन की समस्या सिर्फ हमने कहा कि यूपी और बिहार दोनों की समस्या है, खासकर पूर्वांचल की समस्या है। देखिए,
यूपी का भी समस्या हुआ करता था, लेकिन आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद वहाँ पे देखिए डिफेंस कॉरिडोर हो गया। अभी अभी न्यूज़ आ रहा है कि आईफोन जो अपना सबसे बड़ा स्टार्टअप है वो यूपी में स्टार्ट करने जा रहा है। वहाँ पे तो क्रांति आई हुई है। वहाँ इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है। कोई भी देश क्या विदेश के निवेशक वहाँ पे अब अपना निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन बिहार में ये सब सुविधाएं कैसे सुधरेंगी? बिल्कुल सुधरना चाहिए, और ये सुधरने का एकमात्र रीज़न है कि यहाँ की सरकार वो इच्छा शक्ति दिखाए। वही काम तो शाहनवाज जी कर रहे थे, लेकिन उस काम से भाई नीतीश कुमार को परेशानी था। नीतीश कुमार का टारगेट ये रहा है कि बिहार से पलायन होते रहे। यदि नहीं टारगेट होता तो शाहनवाज जी को जितना मेहनत किए थे, देखिए अब इथेनॉल का फैक्ट्री बिहार में उनके आने के बाद कितना शुरू हुआ है। संभवतः हम लोग उस दिशा में काम कर रहे थे, इंडस्ट्री सेक्टर को हम बूम कराने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का चोर दरवाजा से जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है वो बिहारियों के पलायन के मुद्दे को और गहरा कर दिया। अच्छा, बिहार में जो पलायन की समस्या है इसमें लोग भी दोषी हैं क्या? देखिए लोग क्यों दोषी, हम लोग को दोषी क्यों माने? सब बिहार में शिक्षा को देखिए, चाहे कुछ भी देखिए, मतलब जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि सब चीज़ हाईली डेवलप हुआ करता था। एक समय था जबकि देश में पूरे विश्व भर में मात्र 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें से एक विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा था वो बिहार के ही पास था, और संजोग से दोनों विश्वविद्यालय संभवतः भारत के ही पास था। अभी कुछ नहीं यहाँ पे। इसको बिहार के ऊपर श्राप कहिए, क्योंकि जहाँ हम लोग शिक्षा के लिए जाने जाते थे वहाँ की आज शिक्षा की स्थिति ये है कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन के लिए जाता है तो उसको 5 साल लगता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, और बिहार सरकार को इस सच को स्वीकार करना होगा। हमको जितना मालूम है कि जब एनडीए की पहली सरकार बनी थी उस समय कैलाश जी जो हमारे नेता थे यहाँ पे, उनका ये मांग था कि शिक्षा विभाग भाजपा रखें, लेकिन उस समय भी भाजपा के पास शिक्षा विभाग नहीं आया। 15 वर्षों तक शिक्षा विभाग जदयू के पास रहा है। देखिए स्थिति क्या है, बताइए। एक ना आईआईटी है ना एनआईटी है, एक आईआईटी के भरोसे पूरा बिहार चल रहा है, ना कोई आईआईएम है, कोई भी बड़ा शिक्षण यहाँ पे नहीं है। आपके हिसाब से अगर भाजपा कोटा में रहता तो सुधार रहता? बिल्कुल, हम लोग अन्य राज्यों में करके दिखाए हैं। अच्छा, मतलब बिहार में भी तो कुछ कोटा था जो आपके पास हुआ था? हाँ, हम स्वास्थ्य कोटा था। आपने क्या किया? स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले के लालू यादव के समय का अस्पताल की स्थिति देखिए, उसके बाद हमारे अस्पताल की स्थिति देखिए, और फिर वही लालू यादव के पुत्र जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके पास स्वास्थ्य विभाग है, फिर स्वास्थ्य की यहाँ पे व्यवस्था चरमराता हुआ नजर आ रहा है। एक मंत्री स्वास्थ्य जैसे विभाग, उसके साथ साथ 4-4, 5-5 विभाग का कार्य कर रहा है। ये इसको क्या कहा जाए? इतना बड़ा विभाग और किसी एक व्यक्ति के पास ऐसा 5 विभाग है। अच्छा, अभी की बात कर लीजिए, तो अभी जो बिहार सरकार द्वारा कुछ पत्रकारों पर जो कार्रवाई की जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये तो अनुसंधान का विषय है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये सरकार का मसला है, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन एक बात ये है कि बिहारी पलायन करते रहे हैं, बिहारी दूसरे राज्य में पलायन के कारण अपमानित होते रहे हैं। आज ये कोई नई घटना नहीं है और पहली घटना नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र देख लीजिए, उससे भी पहले तमिल देख लीजिए, फिर वही तमिल में हमको अपमानित किया जा रहा है। अच्छा, इसमें लोग दोषी हैं कि नहीं? क्या लोग चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ करें, यहाँ कुछ हो? बिल्कुल चाहते हैं। कौन किसको अच्छा लगता है अपना घर छोड़ के जाए? लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कितनी इंडस्ट्रीज है, कितने यहाँ पे हब है। जब लोग चुनाव का समय आता है, जब चुनाव में वोटिंग होती है, तो क्या यहाँ की वोटिंग इस आधार पर होती है कि यहाँ कुछ हो? इसको दुर्भाग्य कहिए बिहार का कि हर बार चुनाव के लिए ये मुद्दा बनता है। हर बार बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उद्योग इंडस्ट्री को लेके, लेकिन उसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, और ज्यों का त्यों नहीं कहेंगे और बदतर होते जा रही है। देखिए विगत 5 वर्षों में कितने धान के मिल बंद हुए हैं, कितने शुगर मिल बंद हुए हैं। उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के पास ही उद्योग। बक्सर जिला में भी कितना मिल चलता है, कितना उद्योग है?
बक्सर जिला तो उद्योग के नाम पे नरादर है, जीरो है यहाँ पे। शायद संभवतः एक दो नहीं, क्या बोल, धान वाला मिल चल रहा होगा, लेकिन उसके अलावा तो बक्सर के पास कुछ नहीं है। और बक्सर की इतनी बड़ी आबादी हर साल हर बार पलायन के लिए मजबूर होती है और दूसरे राज्यों में जाके अपना भरण पोषण करता है, परिवार है, उसकी जिम्मेवारी है। देखिए, आपको बताते हैं कि अभी हम बक्सर जिला के डुमरांव शहर में हैं और एक समय था जब यहाँ एक डुमरांव टेक्सटाइल लिमिटेड हुआ करता था, एक लालटेन फैक्ट्री हुआ करती थी, बक्सर जिला में कोई चीनी मिल हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में यहाँ कुछ नहीं है। तो बिहार में चाहे पूर्वांचल में पलायन की समस्या तो है और इस बात से कोई मतलब इस बात को झुठला नहीं सकता कि सरकार इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती है। पलायन की समस्या यहाँ बहुत लंबे समय से बनी हुई है और बाहर यहाँ के मजदूरों की क्या स्थिति है ये तो अब मजदूर ही ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति वहाँ सही नहीं होती है। अब की बात जो सरकार का जो बजट आया है, सरकार उसको मतलब करे कि एक रोजगार सृजन का ये बजट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार बस एक इनका ये सपना दिखाने वाला सरकार है। माननीय तेजस्वी यादव जी तो हर रैली में कहते थे और जोर जोर से कहते थे कि पहली कैबिनेट में अपनी कलम से कुछ भी साइन करूंगा तो रोजगार का 10 लाख लोगों की सरकारी नौकरी का प्रावधान करूंगा। टीटी के बच्चे आज पटना में विगत कई दिनों से वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। तो इस सरकार का कहना और करना दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। ये फिर सपना दिखाएंगे, 2024 का चुनाव सामने है, उसके लिए प्रलोभन देंगे। पूछना चाहिए तेजस्वी यादव जी से कि भाई अब तो आप सरकार में भी आ गए, उप मुख्यमंत्री हैं, और ये कहा तो ये जा रहा है कि भाई आप एक्टिंग मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार नागन्य हैं, तब तो दे दीजिए। आपका ही वादा है ना कि 10 लाख लोग सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा, एक बात बताइए पार्टी लाइन से हट के कि मान लीजिए कि अक्सर आंदोलन होते रहते हैं रोजगार को लेकर, विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं को सही तरीके से संचालित करने के लिए अक्सर छात्र आंदोलनरत रहते हैं और चाहे कोई भी सरकार हो, उन आंदोलनों को दबाने के लिए भी बल प्रयोग करती है, चाहे उनका उस आंदोलन का दमन किया जाता है। क्या यह छात्रों के आंदोलन का दमन करना किसी भी सरकार के लिए सही है? छात्रों के आवाज़ को जब दबाया गया है तो वहाँ पे परिवर्तन होता है, सरकारें बदलती हैं। जिस दिन नौजवानों के आवाज़ को दबाया जाएगा उस दिन सरकार बदल जाती है, ये सबको मालूम है। और सरकार, छात्र क्या उसकी गलती ये है कि वो सरकार से अपना हक मांग रहा है, वो रोज़गार मांग रहा है, तो उसके रोज़गार मांगने के अब इतना बर्बर हो जाइएगा कि लाठीचार्ज उस पर कीजिएगा? मानवता नाम का भी चीज़ होना चाहिए। लोग वहाँ पे 10-10 दिन 15-15 दिन भूख हड़ताल पे बैठते हैं, वो अपने हक के लिए बैठे हैं। और क्या उनका बैठना अलोकतांत्रिक है? क्या संविधान उनको ये हक नहीं दिया है कि वो अपना प्रदर्शन करें, वो अपने मांगों को रखें? क्या उनकी मांग जायज़ है? मांग तो उनका बिल्कुल जायज़ है। सरकार कह दे कि नहीं देनी है नौकरी, वो लोग वापस आ जाएंगे। टीटी के बच्चों का क्या दोष है? आपका ये है कि 7वां चरण आएगा, 7वां चरण आएगा, कब आएगा? शिक्षा मंत्री जी आके बोलते हैं, ट्वीट करते हैं कि कैबिनेट में चला गया है 7वां चरण का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो ये तो यहाँ के युवाओं को ठगा जा रहा है। और नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी पिछले 30 वर्षों से बिहार को ठग रहे हैं। बिहार की जनता मूड बना चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 24 में और 25 में, और यहाँ पे हम सारे उन कार्यों को करके दिखाएंगे। हम रोजगार सृजन भी करके दिखाएंगे, इंडस्ट्री भी लाके यहाँ पे दिखाएंगे, और शिक्षा व्यवस्था को भी हम सुचारू ढंग से चलाने का काम करेंगे। देखिए, अब सरकार किसकी बने, भाजपा की बनेगी, राजद की बनेगी, जदयू की बनेगी, किसी गठबंधन की बनेगी, और लेकिन सवाल तो है कि बिहार में, चाहे पूरे भारत की ही बात कर लें, तो रोजगार का अभाव है, शिक्षा की क्वालिटी का अभाव है, स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव है। और ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और संभवतः ये एक सरकार किसी की भी हो, यह सवाल जस का तस बना ही रहता है। और जैसी सरकार का रवैया है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी है ऐसा ही बना ही रहेगा।